सबसे पहले इसके पहले हम लोगों ने पढ़ा था कि आवश्यक तत्व क्या होते हैं, संविदा की कौन कौन से आवश्यक तत्व हैं। तो उसमें एक आवश्यक तत्व आपका निकल करके आता था कि सहमति जो होनी चाहिए वो स्वतंत्र होनी चाहिए। धारा 10 की आवश्यक शर्तों में बताया गया है कि जो सहमति होनी चाहिए वो स्वतंत्र होनी चाहिए, क्योंकि किसी करार को विधिपूर्ण होने के लिए, एग्रीमेंट को इन्फोर्सेबल बाय लॉ होने के लिए जो कंसेंट होगा वह फ्री कंसेंट होना चाहिए। तो फ्री कंसेंट क्या होता है? तो फ्री कंसेंट को सेक्शन 14 में, किस सेक्शन में? सेक्शन 14 में आपके जो एक्ट है कॉन्ट्रैक्ट एक्ट, उसमें सेक्शन 14 में स्वतंत्र सहमति को परिभाषित किया गया है कि स्वतंत्र सहमति क्या होती। तो स्वतंत्र सहमति जानने से पहले हम लोग को कंसेंट जानना होगा, सहमति क्या होती। तो सहमति को सेक्शन 13 में बताया गया है। किस सेक्शन में बताया गया? सेक्शन 13 में कंसेंट को बताया गया है कि कंसेंट किसे कहा जाएगा। तो कंसेंट क्या होता है? जब दो व्यक्ति एक ही बात पर मतैक होते हैं, दोनों का एक ही भाव होता है, तो उसको बोला जाता है कंसेंट। क्या बोला जाता है? कंसेंट है, उसकी सहमति है। जैसे मैं कह रहा हूं कि ये पंखा चल रहा है, आप भी कह रहे हैं पंखा चल रहा, मतलब दोनों व्यक्तियों के विचार मिल रहे हैं कि पंखा चल रहा है, तो ये क्या हो जाएगा? कंसेंट होगा। और कंसेंट स्वतंत्र होना चाहिए, फ्री कंसेंट होना चाहिए, तभी संविदा विधिपूर्ण मानी जाएगी, अन्यथा विधिपूर्ण नहीं मानी जाएगी। अगर कंसेंट फ्री नहीं है तो फिर वो विधिपूर्ण नहीं कहलाएगी। तो कंसेंट को जो है, फ्री कंसेंट को सेक्शन 14 में बताया गया है, और सेक्शन 14 जो है वो नेगेटिव सेंस में बात करता है। किसमें? नेगेटिव सेंस में। नेगेटिव सेंस में बताता है कि इन चीजों में कंसेंट है तो वो फ्री कंसेंट नहीं माना जाएगा। वो कौन से कंसेंट है जो फ्री कंसेंट में नहीं आएंगे? तो उसके लिए सेक्शन आपका 15, सेक्शन 16 एंड सेक्शन 17, सेक्शन 18 एंड सेक्शन आपका 21, 21 एंड 22। तो इन सब में कंसेंट क्या है? फ्री कंसेंट नहीं माना जाएगा। सेक्शन 15 में अगर कोई कंसेंट दी जा रही है तो कंसेंट फ्री कंसेंट नहीं कहलाएगी। सेक्शन 15 किस चीज की बात करता है? तो ये प्रपीड़न पोर्शन की बात करता है, प्रपीड़न। सेक्शन 16 जो आपका बात करता है अस्मैक असर, अनड्यू इन्फ्लुएंस, अस्मैक असर के बारे में बात करता है। और सेक्शन 17 जो आपका वो कपट के बारे में बात करता है। सेक्शन 18 आपका दुरुपदेशन के बारे में बात करता है, मिसरिप्रेजेंटेशन। और सेक्शन 20, 21 एंड 22 जो बात करता है वह भूल के बारे में बात करता है। तो इसमें बताया गया है कि अगर इसमें कंसेंट जो दी जा रही है वह कंसेंट फ्री कंसेंट नहीं कहलाएगा। अगर उसका प्रपीड़ित किया गया है, उसको प्रपीड़ित किया गया है, तो जो कंसेंट होगा वह फ्री कंसेंट नहीं कहलाएगा। अस्मैक असर के प्रभाव में अगर कोई कंसेंट दिया गया है तो फ्री कंसेंट नहीं होगा। कपट में कोई कंसेंट दिया गया है तो फ्री कंसेंट नहीं होगा। दुरुपदेशन में कोई कंसेंट दिया गया है तो फ्री कंसेंट नहीं होगा। भूल में अगर कोई कंसेंट दी गई है तो वह फ्री कंसेंट नहीं कहलाएगी। तो प्रपीड़न, इसके पहले हमको जानना होगा कि प्रपीड़न क्या होता है। सेक्शन 15 को हम लोग देखते हैं क्योंकि इसमें बता रहा है कि नेगेटिव सेंस में बात कर रहा है। तो प्रपीड़न क्या होता है? प्रपीड़न किसे कहा जाएगा? किसी व्यक्ति को इस प्रकार कह करके, अगर भारतीय दंड संहिता में अगर बीएनएस आ गई अब तो बीएनएस में किसी चीज को प्रतिषिध है और उसको धमकी दे करके कोई कार्य एग्रीमेंट उससे करा दिया जाता है, या उसकी संपत्ति को क्या किया जा रहा है? रोके रखा जा रहा है, तो क्या कहलाएगा? प्रपीड़न कहलाएगा। क्या कहलाएगा? प्रपीड़न कहलाएगा। और उसमें अगर किसी व्यक्ति ने एग्रीमेंट दे दिया है तो वह कंसेंट उसका फ्री नहीं था, क्योंकि उसको जो है धमका करके जो है ऐसा कार्य कराया गया है और उसकी संपत्ति को रोके रखा गया है। तो इस पर एक केस है, चीकम अमीराजू बनाम चीकम सेसम्मा का केस है। इस केस में यह हुआ था कि जो व्यक्ति था, जो पति था, वो अपनी पत्नी और बच्चे को कहा कि हम आत्महत्या कर लेंगे
अगर तुमने यह प्रॉपर्टी हमारे नाम से ट्रांसफर नहीं की, क्योंकि वो अपने भाई को संपत्ति देना चाहता था, तो उसने इस डर से, महिला और उसके बच्चे ने डर से क्या किया, एग्रीमेंट कर लिया, उसको प्रॉपर्टी ट्रांसफर कर दी। तो यहां पर जो महिला बच्चे से जो कंसेंट लिया जा रहा था वह फ्री कंसेंट नहीं था, क्योंकि उसने डराया था, आत्महत्या की धमकी दी थी। तो आत्महत्या भारतीय विधि में क्या है, प्रोहिबिटेड है। क्या है, प्रतिषिद्ध। आत्महत्या करना एक प्रकार से प्रतिषिद्ध किया गया है। तो कोई जरूरी नहीं है कि अगर कोई ऐसा चीज की जा रही है, जैसे मान लेते हैं कि समुद्र में कोई जहाज जा रही है और समुद्र में कोई जहाज जा रही है, वो भारतीय सीमा से बाहर है, भले ही वहां पर भारतीय विधि लागू नहीं है, लेकिन अगर इस प्रकार से कोई कंसेंट ली जा रही है तो वह कंसेंट फ्री कंसेंट में नहीं माना जाएगा, वह प्रपीड़न माना जाएगा उसको, कि प्रपीड़न करके ऐसा किया गया है। उसके बाद आता है आपका सेक्शन 16। सेक्शन 16 जो बात करता है वो असमयक असर के बारे में बात करता है। अनड्यू इन्फ्लुएंस क्या होता है उसके बारे में बात करता है। तो असमयक असर क्या होता है, एक तरीके से वैश्वासिक संबंध होता है। क्या होता है, एक तरीके से वैश्वासिक संबंध होता है। विश्वास में आकर के कोई व्यक्ति अगर एग्रीमेंट कर लेता है, अगर उसका एग्रीमेंट असमयक असर में है तो वह फ्री कंसेंट में नहीं माना जाएगा। वैश्वासिक संबंध या न्यासो संबंध जिसको कहा जाता है। तो वैश्वासिक संबंध कैसा है, जैसे माता और पिता का संबंध, या मरीज और डॉक्टर का संबंध है, टीचर और स्टूडेंट का संबंध है। ये असमयक एक दूसरे की इच्छा को क्या कर सकता है, अधिशासित कर सकता है, उसकी इच्छाओं को वह कंट्रोल कर सकता है, तो वह असमयक असर में कही जाएगी, वह फ्री कंसेंट नहीं माना जाएगा। अब उसके बाद आता है सेक्शन 17। सेक्शन 17 जो है वो कपट के बारे में बात करता है कि कपट किसे कहा जाता है। तो कपट में क्या होता है, किसी तथ्य को छिपाया जाना, कंसील किया जाना। अगर किसी तथ्य को छिपा करके कोई एग्रीमेंट किसी दूसरे व्यक्ति से कराया जाता है तो वह कपट में आएगा। जो चीजें सत्य नहीं है सत्य के रूप में बताया जाना, यह उस पक्षकार को पता है कि हम जो चीज कह रहे हैं वह सही नहीं है, तो वहां पर उसके साथ क्या हो रहा है, धोखा हो रहा है, कपट हो रहा है। क्या हो रहा है, कपट हो रहा है। तो उसमें भी जो कंसेंट उस व्यक्ति के द्वारा दी जा रही है, धोखे में आकर के उसने ऐसा कंसेंट दे दिया है, तो वह फ्री कंसेंट नहीं माना जाएगा। उसके बाद आता है सेक्शन 18 जो आपका बात करता है, वो मिस रिप्रेजेंटेशन की बात करता है। दुरुपदेशन क्या होता है, तो दुरुपदेशन एक तरीके से कपट का ही मिला जुला रूप होता है, लेकिन इसमें उस पक्षकार को, दोनों पक्षकार को नहीं पता होता कि वह सत्य है या नहीं सत्य है। एक तरीके से पूर्व कल्पना करके कोई चीजें की जाती है। जैसे मान लेते हैं कि किसी व्यक्ति जो है घोड़े का व्यापारी है, उसके साथ बहुत सारे घोड़े हैं, उसमें से कोई घोड़ा खराब हो गया और इसको नहीं पता है कि वह घोड़ा खराब हो गया और उसने एक एग्रीमेंट करा लिया है, तो यहां पर मिस रिप्रेजेंटेशन हुआ। क्या हुआ, दुरुपदेशन हुआ, क्योंकि उसने कल्पना कर ली कि सब चीजें वहां पर सही नहीं है। क्योंकि अगर उसको उस चीज के बारे में नॉलेज होता तब तो वह कपट हो जाता। अगर पहले से पता होता कि घोड़ा खराब है और उसको बेच देता, तब उसने कपट किया। लेकिन अगर उसको नहीं पता है कि क्या वो सही है या नहीं सही है, तो यहां पर मिस रिप्रेजेंटेशन हुआ है। क्या हुआ है, मिस रिप्रेजेंटेशन हुआ है। सेक्शन 18 के तहत जो कंसेंट दी जा रही है वो फ्री कंसेंट में नहीं मानी जाएगी। तो इसका मतलब यह है कि इन सब चीजों में नहीं होना चाहिए। भूल, अगर भूल में कोई संविदा की जाती है या कोई एग्रीमेंट किया जाता है तो वह एग्रीमेंट फ्री कंसेंट में नहीं आता है। तो इस एग्रीमेंट में जैसे भूल कर दी गई, अगर भूल दोनों पक्षकार के द्वारा, और भूल किस चीज की है, अब भूल को हम लोग थोड़ा सा इधर अलग कर लेते हैं, मिस्टेक को अलग कर लेते हैं। मिस्टेक को हम लोग अलग कर लेते हैं। मिस्टेक दो प्रकार से हो सकता है। मिस्टेक जो होता है वह दो प्रकार से हो सकता है। मिस्टेक ऑफ फैक्ट, मिस्टेक ऑफ फैक्ट एंड मिस्टेक ऑफ लॉ। मिस्टेक ऑफ लॉ। अब मिस्टेक को जो बताया गया है सेक्शन आपका 20 से लेकर के 22 तक में बताया गया कि मिस्टेक क्या होता है। तो भूल किसे कहते हैं, भूल का मतलब क्या होता है कि किसी चीज के बारे में गलत निर्णय निकाल लेना, एक अज्ञानतावश किसी चीज का गलत निर्णय निकाल लेना भूल कहलाता है। और भूल दो प्रकार से होती है, तथ्य की भूल और विधि की भूल। तथ्य की भूल, इसको हम अगर कोरिलेट करना चाहें तो आईपीसी से भी इसको कोरिलेट हम कर सकते हैं।
सेक्शन आपका 76 एंड 79 आईपीसी, बीएनएस में इसको कोरिलेट कर सकते हैं आप, बीएनएस के सेक्शन को कोरिलेट कर सकते हैं। बीएनएस में भी आपको बताया गया, सेक्शन 14 में इसको बताया गया है, और आपका सेक्शन 17 में बताया गया है मिस्टेक के बारे में। तो दो जगह पर मिस्टेक को बताया गया है। अगर कोरिलेट करना चाहते हैं आप तो उसको भी कोरिलेट कर सकते हैं। तो तथ्य की भूल और विधि की भूल, इस पर एक मैक्सिम भी है, विधि की भूल। इग्नोरेंस ऑफ लॉ इज नो एक्सक्यूजेबल और इग्नोरेंस ऑफ फैक्ट इज एक्सक्यूजेबल, मतलब कि अगर फैक्ट का है, तथ्य की भूल का है, तो इसको एक्सक्यूज लिया जा सकता है। तो अगर मिस्टेक ऑफ फैक्ट है, मिस्टेक ऑफ फैक्ट के बारे में जो आपका बताता है सेक्शन नंबर 20 एंड आपका 22, ये जो है मिस्टेक के बारे में बताता है कि मिस्टेक ऑफ फैक्ट के बारे में क्या होगा। और मिस्टेक जो है अगर दोनों पार्टीज का है, अगर मिस्टेक जो है दोनों पार्टीज का है, भूल दोनों पक्षकार के द्वारा की जा रही है, तो वहां पर क्या हो जाएगा संविदा, वहां पर संविदा जो हो जाएगी वह वायड हो जाएगी। क्या हो जाएगी? वायड हो जाएगी, शून्य हो जाएगी। क्या हो जाएगी? शून्य हो जाएगी। अगर मिस्टेक जो है दोनों पक्षकार के द्वारा है, मिस्टेक जो है दोनों पक्षकारों के द्वारा किया जा रहा है, दोनों पक्षकार भूल में है, दोनों पक्षकार जो हैं भूल में है, तो अगर दोनों पक्षकार भूल में है तो वह संविदा क्या हो जाएगी, वह एग्रीमेंट क्या हो जाएगा, वायड हो जाएगा। जैसे मान लेते हैं कि एक व्यक्ति जो है वो घोड़ा बेचने का करार करता है, घोड़ा बेचने का एग्रीमेंट करता है, और दोनों पक्षकार को नहीं पता है, जब एग्रीमेंट किया गया था जो विषय वस्तु थी उसको दोनों पक्षकार को नहीं पता था कि घोड़ा जो है मर चुका हो। तो यहां पर तथ्य की भूल है, विषय वस्तु क्या है, फैक्ट है, फैक्ट क्या, घोड़ा है, तो घोड़े के संबंध में क्या हो गया, दोनों को भूल हो गई। तो यहां पर संविदा क्या हो जाएगी, क्योंकि जिस चीज की संविदा की जा रही थी, जिस विषय वस्तु की संविदा की जा रही थी, एग्रीमेंट किया जा रहा था, वह वस्तु ही नहीं है, तो क्या हो जाएगा, शून्य हो जाएगा। उसी प्रकार अगर मिस्टेक एक पार्टीज का है, अगर मिस्टेक जो है एक पार्टीज का है, तो वहां पर क्या होगा, अगर एक पक्षकार की भूल है तो इस कारण संविदा शून्यकर्णी नहीं होगी। अगर एक पक्षकार भूल में, दूसरा पक्षकार भूल में नहीं है, तो वहां पर संविदा क्या हो जाएगी, वहां पर एग्रीमेंट क्या हो जाएगा, विधिपूर्ण हो जाएगा। क्या हो जाएगा, इस कारण शून्यकर्णी नहीं है, तो इसका मतलब क्या हो जाएगा, वह विधिपूर्ण है। क्या होगा, विधिपूर्ण माना जाएगा। अब मिस्टेक ऑफ लॉ, मिस्टेक ऑफ फैक्ट का तो हमने बता दिया। अब मिस्टेक ऑफ लॉ में दो प्रकार से मिस्टेक हो सकते हैं, दो प्रकार से मिस्टेक हो सकते हैं कि मिस्टेक जो है वो इंडियन लॉ का है। किसका है? इंडियन लॉ का, इंडियन लॉ, भारतीय विधि की भूल के बारे में, भारतीय विधि की भूल के बारे में, विधि की भूल। और दूसरा जो है वो विदेशी विधि की भूल के बारे में, फॉरेनर विदेशी विधि की भूल, विदेशी विधि की भूल के बारे में। अगर भारतीय विधि की भूल के बारे में कोई संविदा हो रही तो वह संविदा वैलिड होगी, क्योंकि यह माना जाता है कि जो व्यक्ति भारत में है वह अपनी विधि को भी जानता है। लेकिन विदेशी विधि के भूल के बारे में क्या है, तो विदेशी विधि के भूल के बारे में वही होगा जो तथ्य के भूल के संबंध में, एक पक्षकार जो तथ्य की भूल के संबंध में है वही होगा। तो इसका मतलब क्या हो गया कि वैलिड होगा। क्या हो जाएगा, वैलिड होगा। अगर विदेशी विधि के भूल के बारे में है तो वैलिड होगा अगर एक पक्षकार है, अगर दोनों पक्षकार विदेशी विधि के भूल के बारे में तो शून्य होगा, लेकिन एक पक्षकार विदेशी विधि के भूल के बारे में दूसरा नहीं है तो फिर वैलिड होगा। ये तो हो गया इसमें, क्योंकि इसमें दो चीजें आती हैं, वाइड एग्रीमेंट और वाइडेबल। तो जो ये सेक्शन जो मैंने बताया है यह वाइड के बारे में, किसके बारे में है, वाइड के बारे में है। और ये जो सेक्शन आपका है सेक्शन 15, 16, 17 एंड 18, इतने जो एग्रीमेंट है ये जो है ये वाइडेबल है। क्या है, वाइडेबल है।
वॉइडेबल है, शून्य करणीय है, शून्य करणीय। तो शून्य करणीय क्या होता है? शून्य करणीय ऐसी संविदा होती है, वॉइडेबल ऐसे एग्रीमेंट होते हैं जो एक पक्षकार के विकल्प पर उसको न्यायालय में शून्य घोषित कराया जा सकता है। और एक पक्षकार कौन होगा? जो एग्रीव पार्टी होगी, जो पीड़ित पक्षकार होगा, वह चाहे तो न्यायालय में इस एग्रीमेंट को शून्य घोषित करा सकता है, इसलिए क्योंकि उसका कंसेंट फ्री कंसेंट नहीं था, वो चाहे तो उसको शून्य करा सकता। जब तक उसको शून्य नहीं घोषित कराता तब तक वैलिड मानी जाती है। तो इसकी यह खासियत है कि तब तक वो क्या होती है? विधिपूर्ण होती है। और जो वाइड एग्रीमेंट होते हैं वह क्या होते हैं? वह शून्य होते हैं। क्या होते हैं? शून्य होते हैं, क्योंकि उस लॉ के बारे में क्या हो गया? प्रोहिबिट हो गया उस चीज को, तो वो शून्य माने जाएंगे। तो ये आपका था फ्री कंसेंट के बारे में। बाकी हम लोग और डिटेल इसको